पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जी, कल हम लोगों ने मानसिक दोषों के रजोगुण और तमोगुण तक देखा था, 21वें श्लोक तक। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो कल में से किन्हीं को कुछ पूछना है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मनोज जी, हाँ जी, 21वां श्लोक 21वें के आगे पढ़िए। 21 हो चुका, 22वां। दर्शन स्पर्शन प्रश्नई परीक्षेत च रोगिणम। वैद्य को रोग के बारे में कैसे ज्ञान करना चाहिए, इस श्लोक में ये बताया गया है। दर्शन, दर्शन मतलब होता है देखना। स्पर्शन, स्पर्शन मतलब होता है छूना। और प्रश्न मतलब पूछ के, खट्टा लग रहा है स्वाद कि मीठा लग रहा है, कैसा नींद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। रात में आप देखने तो जाएंगे नहीं कि भाई नींद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तो पूछ के ही पता चलेगा ना। जीभ का स्वाद कैसा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, तीता लग रहा है, नमकीन लग रहा है, मीठा लग रहा है। अब वो उसके जीभ को हम टेस्ट करके तो देखेंगे नहीं, तो पूछ के ही पता चलेगा ना। तो देख के, छू के, छूना, छुआ जाता है, देखा जाता है कि हाथ गर्म है या ठंडा है। तो पहले, सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले दर्शन लिखा है, तो दर्शन पहले नंबर पे इसलिए आया है, दर्शन मतलब देखना। तो मल और मूत्र और जीभ को देखें। वैद्य को पहले क्या करना चाहिए? मल को, मूत्र को और जीभा को देखना है। ठीक है। पहले के समय में मल परीक्षण होता था, मूत्र परीक्षण भी होता था और जीभा भी देखा जाता था। पहले के ये वैद्य लोग ऐसा करते थे। और मैं आज मलों की परीक्षा करता हूँ, तो उसमें मलों को जरूर पूछता हूँ कि मल का रंग कैसा है। 2-3 दिन उनको बोलता हूँ देखने के लिए, तो उस इस तरीके से फोटो खींच के भेजते हैं मुझे। तो फोटो खींच के भेजते हैं तो वो देखने में आ गया मल, समझे कि नहीं। मूत्र, मूत्र भी उसमें देखा जाता है कि मूत्र का रंग क्या है, कलर कैसा है। तो मूत्र, मल, मूत्र और जिह्वा आदि को, जिह्वा आदि को देखे, मतलब जीभ को, आँख को और अन्य अंगों को। उसके बाद व्यक्ति मोटा है कि पतला है ना। पहले स्पर्शन जरूरी है। या तो फोटो, दूर में बैठा हुआ है तो फोटो के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, है ना। आज के आधुनिक तंत्र में के द्वारा प्रयोग करके भी हम ये जो फोटो खींच के जो भेजता है, तो वो भी एक तरह से ये देखना ही हुआ ना। उसके बाद आते हैं देखने के बाद रोगी को छू के, शरीर को छू करके देखे, उसको ठंडी लग रहा है, गर्म शरीर है या ठंडा है। उसके बाद, फिर उसके बाद अंत में आता है प्रश्न, हाल चाल पूछे कि भाई क्या हाल चाल, क्या हाल है, कैसे, क्या चल रहा है, क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या परेशानी हो रही है। केवल उस रोग के बारे में उनसे जो है जितने भी प्रश्न आवश्यक हो उनसे जान लें। और वो जितना पहले बता रहे हैं पहले वो सुन लें। रोगी जितनी बातें बता रहा है उनको अच्छी तरीके से सुन के लिख ले। उसके बाद और अच्छे से क्लेरिफाई करने के लिए जो जो चीज़ आपको पूछनी है जानकारी के लिए, जिससे आपको और स्पष्टता हो सके, तो आप अपने हिसाब से उनको पूछेंगे, जो आपको रोग को डायग्नोस करने में, रोग को पकड़ने में मदद करेगी। बिना रोग को डायग्नोस किए, बिना रोग को पकड़े हुए यदि हम चिकित्सा क्रम में प्रवृत्त होते हैं, तो चिकित्सा में लाभ नहीं मिल सकती है। इसीलिए हमें रोग की चिकित्सा में प्रवृत्त होने से पहले रोग का डायग्नोस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यहाँ पर रोगी की परीक्षा में देखना, स्पर्श करना यानी देखना, हाथ आदि से छूकर हाथ आदि से छूकर स्पर्श करना और रोग संबंधित विविध प्रकार के प्रश्न पूछना, इस प्रकार से हम रोग की परीक्षा करना चाहिए। जी मनोज जी, आगे बढ़िए। हाँ जी। जी। रोगम निदान प्राग रूप लक्षणों पश्चाति भी। यहाँ पे अभी शुद्ध रूप में ये बातें दी गई है, तो इसका विस्तार हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी संक्षिप्त में आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ। रोग की परीक्षा, रोग की परीक्षा अब कैसे करें, इतना सब कुछ जानने के बाद हम
उनसे 5 प्रकार से रोग की हम परीक्षा कर सकते हैं। रोग जानने के ये 5 उपाय है, अर्थात इनके द्वारा रोग का ज्ञान होता है। हमने ये अभी दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, इनके द्वारा जो चीज़ हमने पूछी वो पूछ ली। अब विशेष तौर पर अब हम रोग को डायग्नोस करना, ये रोग कौन सा है, कैसा है, तो ये अब इसके बारे में जानने वाले हैं। निदान। निदान का मतलब आयुर्वेद में होता है कारण, रोग का कारण। जैसे जिस आहार विहार से मतलब जिस आहार विहार, जो आहार विहार करके रोगों की उत्पत्ति होती है, जिससे वात आदि दोषों का क्षय या वृद्धि होता है, उसको निदान कहते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी ने दही खा लिया, तो दही खाने के बाद उसको कफ बढ़ गया, है ना, कफ बढ़ गया, भारीपन आ गया। तो अब यहाँ पर उसके कफ बढ़ने का कारण क्या है, निदान क्या है, कफ बढ़ने का कारण क्या है अवनीत जी, दही प्रहलाद जी। खाना। दही। तो दही दही खाना। यहाँ पर क्या हो गया, निदान हो गया। बुखार में मान लो किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी है, मल टाइट आ रहा है, और उसने उसने फ्रिज का पानी पी लिया, तो और उसकी कब्जी बढ़ गई। तो कब्जी जी। और बढ़ने में उसका निदान क्या है, फ्रिज का ठंडा पानी। फ्रिज का ठंडा पानी। या पहले से नॉर्मल थी, सम स्थिति थी, मल आ रहा था ठीक, लेकिन फ्रिज का ठंडा पानी पी पी के उसका मल जो है और टाइट हो गया, तो वो निदान फ्रिज का पानी। तो यहाँ पर निदान का मतलब आयुर्वेद में कारण होता है, रोग का कारण, ठीक है। वैसे सामान्य तौर पर देखेंगे तो लोक में निदान का अर्थ चिकित्सा लेते हैं, निदान हमारा कीजिए, चिकित्सा कीजिए। जी जी। तो ये चीज आयुर्वेद में निदान जहाँ आएगा तो उसका मतलब होता है कारण। अब आते हैं पूर्व रूप। पूर्व रूप बोलते हैं रोग आने से पहले जो लक्षण अस्पष्ट रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट पूरा व्यक्त नहीं होता। जैसे वो कई लोगों को बुखार आने वाला होता है तो भारीपन और आलसपन, ऐसा लगता है अब बुखार आ जाएगा। तो वो बुखार आने से पहले की जो स्थिति थी उसको हम पूर्व रूप बोलेंगे, यानी रोग के आने से पहले की जो स्थिति होती है उसको हम पूर्व रूप बोलते हैं। अब रूप। रूप मतलब होता है लक्षण, रूप लक्षण एक ही बात है। यानी रोग आने के बाद जो स्पष्ट अब हमें पता चलता है, हाँ बुखार आया है, अब ये चीजें शरीर में, ये लक्षण है, शरीर का तापमान बढ़ गया है, आलसपन लग रहा है, जो भी है, मतलब बुखार के लक्षण वो स्पष्ट रूप से आपको दिखते हैं सामान्यतः। अब आता है उपसय। उपसय का मतलब होता है कि किन किन कारणों से रोग में आराम होता है। जैसे मान लो किसी को कब्जी हो गई फ्रिज के ठंडा पानी पीने से, तो वो रोगी बोलेगा कि वैद्य जी जब मैं गर्म पानी पीता हूँ तो मेरा पेट साफ होता है, और ठंडा पानी पीता हूँ तो रोग और मेरा बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया इसका उपशय, यानी कि किन कारणों से रोग की शांति हो रही है और किन कारणों से रोग बढ़ रहा है। समझे, किन किन मतलब किन किन आहार विहारों से वो उसको सुख मिल रहा है और किन किन आहार विहारों से उनको दुख मिल रहा है, ये होता है उपसय। संप्राप्ति। संप्राप्ति बोलते हैं ये रोग कैसे आया, कैसे फैला, कहाँ से कैसे उत्पन्न हुआ, ये सारी चीजें, मतलब किस प्रकार से ये रोग कैसे आया, कौन से स्थान में, वो दूषित जल के पीने से, उस स्थान पे रहने से, ऐसे ऐसे करने से ये रोग आया। तो रोगी बोलता है ना कि वैद्य जी जब से मैंने ये चीज़ किया, यहाँ से ये चीज़ चालू किया, तब से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके फैलना चालू हुआ। पहले कमर में था, फिर कमर से घुटनों में आया, या पहले पहले मतलब आपका कमर में था, फिर घुटनों में आया, फिर घुटनों से पाँव पे आया, या फिर पहले पैर की उंगलियों में था, फिर वहाँ से फैल के यहाँ यहाँ आया। तो इसको बोलते हैं संप्राप्ति, वो रोग कैसे गया। तो इसका विस्तार से विशेष वर्णन हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी सूत्र रूप में है। अगर हम प्रत्येक सूत्रों पर अगर हम अधिक डिस्कशन करेंगे तो हम जो मूल तत्व है, जो ग्रंथों को पढ़ना, उससे वंचित रहेंगे और काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए जितना जरूरी है सूत्रों में, सूत्र रूप में अभी हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे पढ़िए। भूमि देह प्रभेदेन देश माहुरिहि द्विधा। आयुर्वेद की दृष्टिकोण, आयुर्वेदीय दृष्टिकोण के अनुसार देश जो है 2 प्रकार का होता है, भूमि देश और देह देश। तो भूमि देश जो यहाँ पे जैसे शरीर के जो अवयव हैं, सॉरी देह भूमि देश और देह देश। तो देह देश समझ लेते हैं पहले। देह देश जो होता है जो शरीर के जो अवयव हैं, सिर हाथ पैर आँख नाक,
ये सब जो शरीर है वो देह देश है। शरीर जो है वो देह देश है। और भूमि देश, भूमि देश के बारे में आगे श्लोक में ये बताने वाले हैं, तो आगे पढ़िए। जांगलम वात भूयिष्ठ मनुपम तु कफोल बनम साधारणम सममलम त्रिधा भूदेश मादिशेत। जी, तो यहाँ पर भूमि देश जो है 3 प्रकार का माना गया है आयुर्वेद में। जांगल देश, आनूप देश और साधारण देश। तो जांगल देश जो होता है जहाँ पे जल की कमी हो, हवा अधिक चलती हो, जहाँ जल की कमी हो, वृक्ष भी कम हो, हवा तेज गति से चलती है, धूप भी तेज रहती है और रोग बहुत कम होता है, उसे जांगल देश कहते हैं। आनूप देश, आनूप देश में जहाँ जल की अधिकता हो, वृक्ष बहुत से हो, वायु वेग से नहीं बहती हो, जहाँ धूप कम पड़ती हो, और ऐसे रोग बहुल स्थान को आनूप देश कहते हैं। और साधारण देश, जहाँ जल अधिक न हो, वृक्ष अधिक न हो, हवा ठीक चलती हो, धूप बहुत तीव्र न हो और मनुष्यों को रोग भी अधिक ना हो, ऐसे सामान्य जलवायु वाले स्थान को साधारण देश कहते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो जांगल देश बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे धूप और हवा का संपर्क होने के कारण सूक्ष्म जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया ये सब चीज़ें नहीं पनपते हैं, इस करके वहाँ रोग भी कम होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर देखें स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से तो साधारण देश माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वृक्ष और जल आदि की अधिक नहीं है, न तो अधिक है न कम है, तो इसलिए वहाँ पे रोग भी कम ही होंगे, रोग अधिक नहीं होंगे। और नंबर 3 पर आनूप देश, आनूप देश जहाँ जल अधिक हो, बहुत सारे वृक्ष बहुत से हो, वायु वेग से न बहती हो, जहाँ धूप बहुत कम पड़ती हो, जहाँ धूप कम पड़ती हो, तो ऐसे रोग बहुल स्थान को आनूप देश कहते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आनूप देश स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे प्राय करके आनूप देश के रोग, आनूप देश में रोग अधिक होते हैं एज कम्पेयर टू साधारण देश और जांगल देश। तो जांगल देश जहाँ पे वृक्ष, जल ये सब अल्प होते हैं स्वभावतः प्राकृतिकतः, और वहाँ बबूल के कांटे वगैरह, कांटेदार वृक्ष वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो जो है जैसे मरुस्थल, रेगिस्तान का मरुस्थल, जैसलमेर आदि, ये सब जो है आपका जांगल देश आएगा, रुक्ष प्रदेश। तो वहाँ पे रोग की कमी होती है। जैसे भैंस है, भैंस भी क्या है, आनूप देश का प्राणी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे जैसे अरब प्रदेश है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए जरूरी है, चिकित्सा में इसका रोल है, हमें पता चलना चाहिए कि ये साधारण देश का है, जांगल देश का है कि आनूप देश का है, ठीक है। तो आनूप देश में कफ के रोग अधिक होंगे, जांगल देश में वात रुक्षता अधिक है तो वात के रोग अधिक होंगे, और साधारण देश है तो वहां पे आपको मिले जुले रोग आपको दिखाई देंगे, ठीक है। प्रधानता से कथन है, लेकिन अ, और भी हो सकते हैं, विशेषता नहीं प्रधानता देखी जाएगी, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं फिर। अक्षणा दिव्यार्ध्य व्यवस्था च कालो भेषज योग कृत। आयुर्वेद काल में, आयुर्वेद में काल को 2 प्रकार का माना गया है, क्षण, प्रातः काल और सायंकाल। रोग की अवस्था, रोग की अवस्था भी, रोग भी ना देखा जाता है कि रोग आम अवस्था में है या निराम अवस्था में है, और भी रोग की अवस्था देखी जाएगी। तो आम और निराम ये आयुर्वेद में बहुत ही व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। साम और निराम, आम और साम एक ही बात है, आम और निराम ये 2 चीजों का प्रयोग आयुर्वेद में व्यापक रूप से मिलता है। ये रोग आम जन है या निराम जन है, ये आपको व्यापक देखने को मिलेगा। तो ये काल है, रोग की अवस्था का काल है, और इन दोनों के कालों के अनुसार यहाँ पे चिकित्सा प्रयोग होता है।
जैसे मान लीजिए बुखार है, तो नया बुखार है, तो नया बुखार में हम देखते हैं कि ये भी नया है, काल इसका नया है, तो नया काल में उसकी चिकित्सा अलग होती है। अब बुखार पुराना हो गया तो अब उसकी चिकित्सा अलग होती है बुखार ही, एक नया और एक पुराना, तो दोनों की चिकित्सा में अंतर आएगा। तो यहाँ पे हमने काल को ध्यान में रखते हुए हमने चिकित्सा किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें काल को व्यतीत करना पड़ता है, थोड़ा काल को बीतने देना होता है। जैसे क्या होता है, रक्त गुल्म वाली जो महिलाएं होती है, तो 9 महीने तक बीतने के बाद फिर वहां पर बताया गया, क्योंकि वो आगे आपको जानने को मिलेगा इसके बारे में, तो ये जस्ट फॉर समझाने के लिए। तो वहाँ काल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चिकित्सा हो रहा है। ठीक है, तो हमें रोग की चिकित्सा करते समय भूमि का, शरीर के देश का, कि आखिर शरीर में बीमारी हुई तो कौन से अंग में हुई ये देखना है, कौन से स्थान में हुआ, मतलब कौन से स्थान का रोगी है, वो भूमि है, जंगल का है कि अनूप का है कि साधारण का है। और उसके बाद फिर हम काल देखेंगे कि रोग का कौन सा काल है, साम अवस्था है, आम अवस्था में है, कितना पुराना है, कितना नहीं, ये सब चीजों को देखेंगे। ठीक है, और चिकित्सा करते समय हम बताएंगे कि ये प्रातः काल लेनी है, सायं काल लेनी है, कि दोपहर में लेनी है, कि रात में लेनी है ना, कि सोते समय लेनी है, कि जाग कर लेनी है, कि खाने के बीच में लेनी है। ये सब का प्रयोग हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। वैद्य जी एक चीज पूछना है हम्म। कि जैसे आपने बताया कि नया ज्वर है कि पुराना ज्वर है, तो नया ज्वर हम कितने दिनों तक का मान सकते हैं कि ये नया ज्वर है? नया ज्वर जब तक वो आम ज्वर के लक्षण आप जब पढ़ेंगे, भारीपन, आलस, तंद्रा, भूख नहीं लगना, ये जितनी भी चीजें, ये लक्षण मेन चीज होती है, मेन लक्षण वो आप जब ज्वर चिकित्सा अध्याय आएगा तो उसमें वहां पे उस चीज को स्पष्ट करेंगे वो। तो थोड़ा अच्छा, धैर्य बना के रखिए, आपको वहां ठीक स्पष्ट हो जाएगा ये चीज। ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक। हम्म। तो आगे बढ़ते हैं मनोज जी। हाँ जी। शोधनम शमनम चेति समासा दोषधम द्विधा। संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो चिकित्सा दो प्रकार की होती है। यहाँ पे औषध का मतलब चिकित्सा है, औषध का तात्पर्य यहाँ पे चिकित्सा है। तो चिकित्सा देखा जाए तो संक्षेप में दो प्रकार की होती है, शोधन और शमन। शोधन जो जिसमें हम, जैसे दोष बहुत अधिक बढ़ गया है, कफ अधिक बढ़ गया है या पित्त अधिक बढ़ गया है, तो उसको हम दवा के माध्यम से दबाएंगे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए उसको निकालना ही बेहतर है। जैसे आप आज अगर लोक में अगर देखें, जैसे खेत में बहुत अधिक पानी बढ़ गया है, खेत में बहुत अधिक पानी हो गया है, तो उस पानी को निकालना है, बहुत अधिक पानी बढ़ गया है, तो उसका सरल उपाय क्या होगा? आपके पास दो ऑप्शन है। एक, उसका उत्तम उपाय क्या होगा उसको सुखाने का? दो ऑप्शन वो है, एक तो ये है कि हम मिट्टी डाल करके उसको हम पानी को न्यूट्रलाइज करें, और दूसरा ये है कि हम जो है उसके खेत के बीच का जो आरी है उसको काट के हम पानी को बहने बहा दें। उत्तम जी उपाय जी क्या होगा प्रहलाद जी? जी। अब नीचे। जो खेत में पानी भरा है पानी उसको काट के निकाल हाँ, दिया तो जाए खेत तो के जो ज्यादा। बांध है उसको तोड़ के और उस पानी को निकाल दें। तो ये शोधन वाला प्रक्रिया हो गया। और समन में क्या होता है, जैसे मान लो अब पानी बहुत कम है, खेत में बहुत ही कम पानी है, ज्यादा नहीं है, तो अब काटना ज्यादा अच्छा होगा या मिट्टी डाल के हम उसको दबा सकते हैं, सुखा सकते हैं? मिट्टी मिट्टी डाल के दबा सकते हैं, तो सुखा यही सकते प्रक्रिया चलेगी, शोधन और समन। जब दोष बहुत अधिक मात्रा में बढ़े होते हैं तो वहां पे हमें शोधन चिकित्सा की तरफ जाना होता है, वमन, विरेचन, बस्ती, न, ये सारी चीजें जो है शोधन के अंतर्गत आता है। और शमन, जब दोष कम हो, अल्प हो, तो हम वहां पे शमन का प्रयोग करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। शमन में क्या होता है, जो उभरे हुए जो दोष हैं वो निकालते नहीं है, बल्कि वहीं के वहीं शांत किया जाता है वहीं पे। ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार से प्रयोग होता है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन आगे आपको जानने को मिलेगा। अभी क्योंकि सूत्र स्थान है, सूत्र रूप में है, तो यहाँ पे जस्ट फॉर सूत्र नॉलेज। रूप में हमें दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे पढ़िए मनोज जी। शरीर जानाम दोषाणाम कर्मेण परमौषधम बस्तिर्विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। यहाँ पे ये बताया गया है कि शरीर में जो दोष होते हैं
वात पित्त कफ जो बिगड़ जाता है, बिगड़ा हुआ, जब वात पित्त कफ विकृत अवस्था में होते हैं तो रोग उत्पन्न करते हैं शरीर में, और सम अवस्था में रहते हैं तो शरीर को आरोग्य पैदा करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई वात का रोग हो तो वात रोगों की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या होगी? तो महर्षि भागवत जी बोलते हैं कि वात रोगों की श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती होगी। अब बस्ती कौन सा देना है, कैसे देना है, किस प्रकार से देना है, कब देना है, किनको कितना देना है, ये सारी बातें का वर्णन आपको आगे मिलेगा। बस अभी जस्ट फॉर दिग्दर्शन के लिए यहाँ पे बताया गया है। पित्त दोष, पित्त दोष यानी पित्त रोग की जो चिकित्सा है वो उसकी श्रेष्ठ चिकित्सा क्या होगी, सबसे उत्तम चिकित्सा क्या होगी? तो वो है विरेचन। विरेचन जो है पित्त दोष की, पित्त रोग की उत्तम चिकित्सा मानी जाएगी। और कफ दोष, कफ दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या होगी? वमन, उल्टी। ये शोधन के उद्देश्य से बताया जा रहा है। अगर मैं वात दोष का शोधन के रूप में प्रयोग करूं तो पंचकर्मा के रूप में, तो वहां पे बस्ती को मैं चूज करूंगा। बस्ती मेरे लिए नंबर 1 पे रहेगा, मेरे लिए नहीं, मतलब जो आयुर्वेद के हिसाब से, ठीक है। और पित्त दोष सबके लिए, पित्त दोष की यदि पंचकर्मा में अगर शोधन के तौर पर अगर देखा जाए तो पित्त दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा विरेचन मानी जाएगी। और कफ दोष के शोधन के तौर पर देखा जाए तो वमन यानी उल्टी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वात दोष केवल बस्ती से शांत होता है, बाकी अन्य चीजों से नहीं होता, इसका मतलब ये कदापि नहीं है। यहाँ पे उत्तमता की बात हो रही है, समझे कि नहीं? उत्तमता यानी कहने का मतलब है कि आपको आगे ये पढ़ने को मिलेगा, वात दोष की जितनी भी दवाएं हैं सब का सब एक तरफ और बस्ती एक तरफ तराजू में तोल दिया जाए तो बस्ती जो है उसके उन सबको, मतलब तराजू में तोलने के बाद उसके बराबर नहीं कर पाएगी। पित्त दोष की जितनी भी चिकित्सा है सब के सब एक तरफ तराजू में, और विरेचन एक तरफ रख दीजिए, तब भी वो बाकी सारा मिल करके भी वो दूसरे वाले तराजू, जो विरेचन वाला तराजू है, उसको झुका नहीं पाएगी। और कफ दोष की जितनी भी चिकित्सा है सब के सब एक तरफ, और उल्टी वमन एक तरफ, तो बात बराबर ही है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर ये उत्तमता बात की गई है। अब शमन, इसमें हम शमन में दोषों को शोधन नहीं कर रहे हैं, शमन शांत कर रहे हैं। जो बढ़े हुए वात पित्त कफ हैं जो शरीर में, उसका हम वहीं शांत कर रहे हैं। तो वात दोष में समन द्रव्य के रूप में तेल, तेल का मतलब यहाँ पे तिल तेल लेना है, ठीक है। जहां भी आयुर्वेद में तेल आएगा तो तेल का मतलब तिल तेल। जहां भी आयुर्वेद में घृत आएगा, घृत लिखा हुआ, तो वहां पे गाय का घी लेना है, समझे? ये आपको समझना पड़ेगा। तो वात दोष में तेल, तो तेल मतलब तिल तेल। तो वात दोष के लिए शमन चिकित्सा में अगर प्रयोग करना हो तो सबसे श्रेष्ठ क्या होगा? तिल तेल। तो अब आप देखते होंगे वात रोगों में बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं, वो मालिश वाला तेल वगैरह जो बनता है तिल तेल में, बहुत सारी औषधियों को मार के, और मार मतलब उसमें सिद्ध करके, मिला के। तो वो प्रयोग जी व्यापक रूप से आपको देखने को मिलता है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है समन चिकित्सा में? यहाँ वात दोष में तेल का जो यहाँ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि नहीं, व्यापक रूप से आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं? जी जी तो जी। यहाँ पर ये ये समझ। प्रयोग हो रहा है, समन। क्योंकि तेल है, तिल तेल में बहुत सारी औषधियां हम सिद्ध कर दिए हैं जो रोगानुसार अलग अलग तरीके से, तो वो भी यहाँ पे शमन के तौर पर ये प्रयोग हो रहा है। पित्त दोष, पित्त दोष में घृत का यूज, गाय का घी का यूज। आप देखते होंगे बहुत सारे जो पैथिक रोग हैं, एसिडिटी और जलन हो रही है, किसी को फोड़ा फुंसी है, स्किन में स्किन की प्रॉब्लम है, खून की खराबी है, तो उन सभी में घृत का प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है। तो बहुत सारे लोग जैसे तिक्त रसों से सिद्ध किया हुआ घी, महातिक घृत, पंचतिक घृत, निम्बादिक घृत, है ना, आमलक आदि घृत, मतलब घृत कल्पना यूज किया जाता है। पैथिक रोगों में घृत कल्पना बहुत ही श्रेष्ठ होता है समन चिकित्सा के तौर पर। यहाँ पे ये एक मोटा मोटी बातें बताए। कफ दोष, कफ दोष में शहद का प्रयोग उत्तम माना गया है। कफ रोग, लेकिन इसमें भी कौन सा शहद, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। शहद एक छोटी। साल पुराना होना चाहिए। अभी मैंने करीब 1 टन के आसपास शहद लिया है, तो उसको मैं पुराना कर रहा हूँ। तो 1 साल पुराना होने पर कफ दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा महर्षि भागवत जी ने बताया है, शहद। समन 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 चिकित्सा में कफ दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा है आपका शहद।
तो 1 साल पुराना वाला जो शहद है वो बहुत अच्छा गुणकारी होता है। औषधियों में यदि प्रयोग काम में लेना हो तो 1 साल पुराना शहद ही लेना चाहिए, ऐसा बागबर जी बताते हैं। आगे ये आपको मिलेगा जानकारी ये, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जी मनोज जी। धीर धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। अब यहाँ पर मानसिक दोषों की उत्तम चिकित्सा क्या है, इस बारे में बात हो रही है। हालांकि इसका विस्तार आपको आगे मिलेगा, शरीर स्थान में आपको मिलेगा इसकी जानकारी, फिर भी हम यहाँ पे संक्षिप्त में जानेंगे। बुद्धि और धैर्य से व्यवहार करना और आत्म आदि ज्ञान, ये जो है आपका, ये मानसिक दोषों का चिकित्सा है। आत्म आदि ज्ञान मतलब कौन मेरा है, मेरा मेरे अंदर सामर्थ्य कितना है, ये कौन सा देश है, कौन मेरे लिए हितकारी है, कौन मेरे को नुकसान कर रहा है, ये सब बातों का विचार आपको बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक करना होता है। यानी कहने का मतलब है कि बुद्धि धैर्य, ये जो है बुद्धि धैर्य आदि से आपका रजोगुण और तमोगुण जनित जो राग है, क्रोध है, इन सब की शांति होती है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। विषाक् द्रव्याण्युपस्थाता रोगीपाक चतुष्टयम् चिकित्सी तस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्च चतुर्गुणम्। हम्म। तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि रोगी को ठीक करने में 4 साधन होते हैं। रोगी को ठीक करने में 4 साधन होते हैं, ये आपको जान। तो 4 साधन कौन कौन से होते हैं? वैद्य, वैद्य, रोगी, औषधि और परिचारक, ये चिकित्सा के 4 जो कर्म है, वो चिकित्सा के 4 पाद जो है आपके चिकित्सा रोगी को ठीक करने में साधन है। ठीक है, तो चिकित्सा कर्म के 4 पाद माने गए हैं। पहला है वैद्य, दूसरा है औषधि, तीसरा है आपका परिचारक जैसे नर्स वगैरह है या उसका देखभाल करने वाला, है ना, बढ़िया तरीके से, और रोगी। इन चारों में प्रत्येक के अपने अपने गुण होते हैं। तो अपने अपने गुणों को लेते हुए रहेंगे तभी आप जो है रोग को ठीक कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। तो अभी आगे ये स्पष्ट करेंगे इन सब बातों को। जी अवनीश जी जी, पढ़िए। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग। नहीं नहीं, नीचे नीचे नीचे, दक्ष। सॉरी, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्टकर्मा सुचिर भीर्षिक। वैद्य के 4 लक्षण। वैद्य के जो लक्षण हैं यहाँ पे, जो चिकित्सा कर्म में कुशल हो, ठीक है, जी, जो चिकित्सा कर्म में कुशल हो, आचार्य से शास्त्र के अर्थ को ग्रहण कर चुका हो, आयुर्वेद शास्त्र के अर्थ को अपने गुरु से ग्रहण कर चुका हो, और साथ में वो पढ़ा भी सके। वैद्य जो है आयुर्वेद के शास्त्रों को पढ़ा भी सके, ठीक है। और दृष्टकर्मा, जो चिकित्सा की विधियों को अनेक बार देख चुका हो, और पवित्र, जो पवित्र हो, उसके आत्मा में, मन में, विचारों में पवित्रता हो, मधुर में वाणी में पवित्रता हो, मधुर वाणी हो, प्रिय वचन बोलने वाला हो, और सत्य धर्म में तत्पर हो। जो आयुर्वेद में बताए गए नियम है वो खुद भी उसको जीता हो, समझे कि नहीं। अब वैद्य आयुर्वेद में बताए गए नियमों का पालन नहीं कर रहा है, खुद वो 10 बजे उठ रहा है मॉर्निंग में, 2 बजे सो रहा है, तो ये वैद्य के गुणों में नहीं आएगा, समझे कि नहीं। तो वैद्य के गुणों में यही होता है कि चिकित्सा कर्म में कुशल, और वह शास्त्रों को पढ़ाने वाला, जो शास्त्रों के अर्थों को ठीक से ग्रहण कर लिया है, जो चिकित्सा कर्म को अनेक बार देख चुका है, और शरीर और आचरण से पवित्र हो, प्रिय वचन बोलने वाला हो, सत्य धर्म में तत्पर हो, तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो, कुशल हो, ठीक है, और सूर भी हो। गंभीर रोगी को देख करके वैद्य को घबराना नहीं है। अब वो रोगी को देखकर खुद ही घबरा रहा है, हाथ कांप रहे हैं उसके, वो क्या चिकित्सा करेगा जी, बताइए मुझे। उसको शूर होना चाहिए, हिम्मत वाला होना चाहिए, और रोगी की बातों को सहने की शक्ति भी होनी चाहिए उसके अंदर। रोगी हर तरह के आते हैं, कोई बात अगर कोई रोगी बोलता भी है तो आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। अब रोगी को देखकर आप भी क्रोधित हो रहे हो तो ये उत्तम वैद्य के लक्षणों में नहीं आएगा।
इसीलिए आप देखते होंगे जो सर्जन लोग होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, कितनी मधुर वाणी बोलते हैं और मधुर वाणी बोल के अपना काम भी निकाल लेते हैं और उसको सर्जरी के लिए वो कन्वेंस अच्छे से कर पाते हैं। तो इसीलिए मधुर वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है वैद्य के लिए, डॉक्टरों के लिए, सर्जनों के लिए, समझे। तो वाणी का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करना है और मधुर रूप में करना है, शुद्ध रूप में करना है और रोगी के हित के लिए मधुर वाणी का प्रयोग करना है, ठीक है। क्योंकि मधुरता मधुरता मन के जो मन को शांति देने वाला होता है, मन को तृप्त करने वाला होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो वैद्य के लक्षण हो गए, अब औषध के बारे में बात करेंगे। जी, अवनीश जी, बहु मनोज जी, जी पढ़िए। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य मौषधम। अब यहाँ पर औषधि के बारे में बताया गया है कि औषधि के क्या गुण होने चाहिए। बहुकल यानी एक ही औषधि को हम अनेक तरीके से ले सके, उसका हम काढ़ा भी बना के ले सकते, ले पाए, उसका घी में भी सिद्ध करके ले पाए, फांट में भी ले पाए, चूरन में भी ले पाए। जिससे होता है ना, रोगी बोलता है वैद्य जी मैं चूरन नहीं ले पाऊंगा, तो हम्म। चूरन नहीं ले पाओगे, ठीक है आप काढ़ा ले लो। कोई बोलता है वैद्य जी मैं काढ़ा नहीं बना पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, अनुकूल नहीं आ रहा है, ठीक है फिर आप उसको घी में सिद्ध करके ले लो, आपको रोज जो है एक एक चम्मच गर्म पानी से लेना है। कोई कहेगा वैद्य जी मैं टाइम नहीं है उतना, मैं काढ़ा भी नहीं ले पाता, तो उसका फांट भी आप रूप में ले पाओ। मतलब एक ही औषधि को अनेक रूपों से प्रयोग कर, अनेक प्रकार से हम प्रयोग कर सके, मतलब इस प्रकार की औषधि जो होती है वो प्रशस्त मानी जाती है। दूसरा है बहुगुण। बहुगुण यानी एक औषधि अनेक गुणों को लिए हुए हो, यानी एक ही दवा, जैसे जो हमने दवा दिया, जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप देखते होंगे बहुत सारे जो वैद्य लोग मतलब कई वैद्य लोग या शिविरों में कई जगह ऐसा होता है कि वो एक ही प्रकार का दवा देते हैं और सभी रोगों में काम करता है हम्म। और लोग ठीक भी होते हैं। चाहे आपको मोटापा हो, एसिडिटी हो, कब्ज हो, पुरुष गुप्त रोग की समस्या हो, आंखों की समस्या हो, बवासीर हो, गैस हो, इन सभी रोगों में केवल वो एक चूरन और एक गोली या कुछ इस प्रकार की दवा देते हैं और ठीक होता है, सभी को वही देते हैं और लोग ठीक भी होते हैं। तो ये उनके औषधियों में कौन सा गुण लिए हुए हैं अवनी जी, कौन से गुण का यहाँ उपयोग हो रहा है औषधि का यहाँ पे? बहुकल्प गुण का है मतलब बहुगुण, बहुगुण, बहुगुण बहुगुण। वाला। वो औषधि अपने आप में बहुत गुण लिए हुए भी हुई है। तो हमें औषधि ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए कि हम हमारी एक दवा अनेक रोगों को दूर करे, तो समझे, ये जी। आपको समझना। अब होता है संपन्न, अपने गुणों से संपन्न हो, मतलब अपने गुणों से संपन्न हो। संपन्न हो। जैसे ऐसा ना हो कि सरी गली हो, उसमें फंगस आ गए हो, बदबू आ रही हो, रस गुण वीर आदि उसमें संपन्न रूप में हो। जितना जो शास्त्रों में जो विधान है इस तरीके से इकट्ठा करके ये सब जो भी है, मतलब हीन वीर वाली ना हो, ठीक है। उसके बाद होती है योग्य, जो रोगी के रोग को दूर करने में समर्थ हो, जो रोगी के रोग को दूर करने में समर्थ हो। तो ये जो औषधि है ये उत्तम गुण वाली मानी जाती है। अब बात करते हैं परिचारक की। जी, मनोज जी, अवनीश जी, कौन पढ़ेंगे? अनुरक्त जी पढ़िए। अनुरक्तः शुचिर्दक्षो बुद्धिमान परिचारकः। अब यहाँ पर बात आ रही है परिचारक। परिचारक होता है जो रोगी का देखभाल करने वाला होता है, जो रोगी को समय पर काढ़ा उसका वो ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, उसका मतलब हाल चाल रखने वाला परिचारक। जैसे आजकल हॉस्पिटलों में नर्स वगैरह होती हैं या सर्जन सर्जरी करते हैं, तो उन वो रोगी से बोल देते हैं, मतलब कि भाई आपके पास आपके साथ कौन कौन आए हैं, वो नाम लिखते हैं और वो मान लो ऑपरेशन दौरान कुछ होता है, कुछ जरूरत पड़ती है तो उनको तत्पर रहना पड़ता है, तभी वो हाथ लगाते हैं। अवनीश जी, जी आप देखते हैं जब सर्जरी करते हैं तो रोगी के पूछते हैं ना कि आपके पास आपकी तरफ से कितने लोग आए हैं, जी ये जी। जानकारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, किस लिए हाँ लेते हैं? हाँ। जी, वो जैसे जब जानकारी हम्म, इसलिए जी लेते हैं कि मतलब
मरीज को जो है ये लगे कि हाँ हमारे साथ में है लोग, और ये हमारी किसी भी तरह की कोई जो भी दिक्कत होगी तो परिसर हमारे आदि साथ है में अच्छे है। से साफ सफाई कर उन, सके उसको। हाँ, जी, उनका देख रेख कर सके, उनका देख रेख कर सके। जी, तो यहाँ पे परिचारक ये आ गया, नर्स भी आ जाएगा परिचारक में, और रोगी भी आ जाएगा, रोगी का देखभाल करने वाला जो उसके अपने हितैषी हैं, वो भी परिचारक में आ हाँ, जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो जी, अब इसके गुण, परिचारक के गुण, तो परिचारक के गुण रोगी से स्नेह करने वाला हो, मतलब ऐसा ना हो कि उसको देखकर बार बार ताना मारे कि मेरे ऊपर बोझ बन गया। तो इससे एक तो पहले से ही रोगी है, रोगी, और ऊपर से उसका परिचारक अगर उससे प्रेम करने वाला नहीं होगा, तो वो जी, अगर उसको बार बार देख के ताना मारेगा, तो इससे उसका रोग बढ़ेगा या घटेगा? बताइए मुझे, मन को चोट पहुंचेगी बड़े, ना उसके। जी, जी, तो बढ़ेगा इसीलिए उसका। रोगी से स्नेह करने वाला हो, और उसको, मान लो रोगी बिस्तर पे है, खाने पीने में समर्थ नहीं है ना, कपड़े वगैरह नहीं निकाल पा रहा है, तो उसको खाने खाने पीने में, दवा खिलाने में टाइम पे, साफ सफाई रखने में, इसमें कुशल होना चाहिए परिचारक। तो पहला गुण है रोगी से स्नेह करने वाला। दूसरा गुण है सूची, अर्थात औषधि खाने पीने, खिलाने पिलाने में, दवा खाना खिलाने में और साफ सफाई रखने में कुशल होना चाहिए। ठीक है। जी, और बुद्धिमान, वो सूझबूझ के साथ काम करने वाला होना चाहिए। बुद्धिमान का मतलब होता है कि जैसे हमने थोड़ा सा चीज उसको बताया, तो वो बहुत अधिक उस बात को समझ ले, मतलब थोड़े सी चीज बता दिया तो उसको समझ में आ गया। जैसे बुद्धिमान तेल बुद्धि की तरह होते हैं, जैसे पानी, तेल को पानी में डालो पूरा फैल जाता है ना, ऐसे ही जी, बुद्धिमान की बुद्धि होती है कि वो एक छोटी सी बात अगर बता देंगे तो उसके लिए पर्याप्त होता है वो करने के लिए। तो इस तरीके की कुशलता हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये अगर हो तो काफी ठीक रहता है। अब रोगी के बारे में बताया जा रहा है। जी, रोगी के लक्षण पढ़िए। आढ़यो रोगी भिषग, भिषग वश्यो ज्ञापक सत्ववानपि। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोगी के लक्षण, रोगी के पास पैसे होने चाहिए इलाज कराने के लिए। अगर वो इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो अगर मान लीजिए साधन नहीं होंगे उसको इलाज कराने के लिए, तो उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा। जी, अब अगर मान लो कोई वैद्य अगर उत्तम है, बढ़िया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने रोगियों का इलाज करेगा? एक दो तीन, सभी का तो इलाज नहीं कर पाएगा ना। अगर उसके नहीं, पास संपन्न साधन नहीं होगा, तो फिर तो ऐसे वैद्य को हानि हो जाएगा। तो इसलिए जी, रोगी के पास साधन होना जरूरी है। मान लो पंचकर्मा कर रहे हैं, पंचकर्मा के लिए घी तेल आदि चाहिए। अब बीच में चिकित्सा कर दिया, चिकित्सा शुरू कर दिया, उसके पास पैसे ही नहीं है, क्या होगा? इलाज हो पाएगा ठीक से उसका? नहीं, नहीं, बीच में ही रुक जाएगा फिर तो इलाज। तो इसीलिए रोगी आढ्य बताया गया है, संपन्न होना चाहिए। संपन्न मतलब, कहने का मतलब जिस रोग के इलाज के लिए जितना खर्च आ रहा है, उतना वो, खर्च करने में वो समर्थ हो। यहाँ पर ये है आढ्य का मतलब, समझे कि नहीं समझे? जी, तो ये चीज रोगी के अंदर होना चाहिए, तभी उत्तम चिकित्सा हो पाएगी। और दूसरा है वैद्य की आज्ञा अनुसार चलने वाला। वैद्य ने बोला कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये औषधि इस समय लेनी है, ऐसे लेनी है, इस तरीके से वो चलने वाला हो। तीसरा लक्षण है ज्ञापक, यानी अपने सुख और दुख को बता सके, अपने लक्षणों को बता सके, वैद्य जी मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं, मतलब स्पष्ट रूप से बता सके, ताकि चिकित्सक को चिकित्सा करने में आसानी हो, औषधि चयन करने में आसानी हो। और सत्यवान, यानी मानसिक रूप से मजबूत हो, मन से कमजोर ना हो। मतलब जो चिकित्सा कर्म कर रहे हैं, तो चिकित्सा काल में जो कष्ट होता है, तकलीफें होती है, उससे घबराने वाला ना हो। जैसे पंचकर्मा वगैरह तो खास करके इसमें देखी जाती है कि वो सत्यवान है या नहीं। जैसे वमन करवाए या विरेचन करवाए, तो वमन करने के बाद बहुत सारे जो कमजोर मन वाले होते हैं घबरा जाते हैं, वो बहुत अधिक रूप से वो, तो ऐसे में वो अच्छा रोगी का लक्षण नहीं माना गया है। ठीक है। तो ये चीजें चार लक्षण बताया है। आढ़, यानी संपन्नता होनी चाहिए, जिस इलाज के लिए जितना मेरे को पैसे की जरूरत है उतना होना चाहिए। दूसरा, वैद्य की आज्ञा अनुसार औषध और पथ्य सेवन करने वाला, जिसको भिषक वश्य बोलते हैं। और ज्ञापक, अपने सुख दुख को कहने में सक्षम हो, और सत्यवान हो, जो चिकित्सा काल में होने वाले जो है कष्टों से ना घबराने वाला हो। तो ये चीजें आपको जाननी है। तो अब आप लोगों में से किन्हीं को कुछ पूछना है इनमें से, तो आप पूछ सकते हैं। फिर जी, शांति पाठ कर कक्षा को विराम देंगे। जी, पूछना है एक चीज। पूछिए। जो अभी हम लोगों ने
जांगल, आनूप और साधारण देश की चर्चा की है, तो क्या इसी तरीके जो हमारा शरीर है इसमें भी सेम उसी तरीके बैठ बैठ रहा है ना? जैसे वात का स्थान हो गया तो उसको हम जांगल देश से कंपेयर कर सकते हैं। नहीं, इसमें वो संगति नहीं बैठाइए। कुछ चीजें अच्छा, होती हैं जो संगति नहीं मतलब एक बस सिंपल सा, मतलब ये तो पता है कि मतलब सबका स्थान अलग अलग होगा, तो लेकिन जो प्रायः जैसे माना गया है कि वात का स्थान ये नाभि के नीचे होता पखवाट। है, उसी तरीके हम्म। जांगल देश को एक तरह से कोरिलेट कर सकते हैं थोड़े से लिए, क्योंकि वहां भी वायु की प्रधानता रहती है, यहाँ भी रहती है, तो उस हिसाब से। तो नहीं, तो वायु की प्रधानता रहती है, धूप की भी तो, पर धूप भी तो अधिक रहता है। हाँ। वायु और धूप दोनों हैं, जी जी। समझे? तो इसलिए नहीं हो ठीक, पाएगा ना इसमें। ठीक है, ठीक। जी। हम्म। और किन्हीं को कुछ पूछना है, मनोज जी? नहीं जी। क्लियर है जी। रागिनी जी? चलिए, शांति पाठ करके अब हम लोग कक्षा को विराम देते हैं, और कल फिर हम लोग फिर आएंगे। ठीक है जी। ओ शांति शांति शांति।